हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 8th चैप्टर 10th क्लास से रिलेटेड है। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। इससे कि पहले हम ये बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके पहले हमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हमने जो 6th चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन जब हमने बात की थी तो उसमें कहा था कि ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन करती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं पर भी ये बात नहीं आती कि जो हमारी लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए या हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। फिर जब वो आवश्यक ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। Unlike the essential life process such as the nutrition, respiration and excretion, on the other hand, if an organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट जो हमारी सोचने की बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने वाला है और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाला है, तो इस प्रोसेस के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जब उसके लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट ही नहीं है तो वो क्यों रिप्रोडक्शन करता है। प्लस हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी हम ये देखते हैं कि कोई भी सिस्टम अपनी लेस मिनिमम एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर करना चाहता है, उसको खर्च करना चाहता है, जबकि रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस। तो क्यों ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के ऊपर एनर्जी वेस्ट करता है। इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव, क्या ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। तो जो क्लासरूम है उसके अंदर हमें इस बात के ऊपर डिस्कस करना आवश्यक है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सस्टेन आवर जनरेशन, जो हमारी जनरेशन्स हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा डेवलपमेंट है उसको सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की आवश्यकता होती है। या हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल या सर्वाइवल ऑफ द जनरेशन। तो जो जनरेशन चलती जा रही हैं उसके लिए रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसको नोटिस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन किया। जैसे ही अगर मान लीजिए एक जो बानियन ट्री है, अगर उसके सीड्स नहीं बनते और बानियन ट्री की बहुत ज़्यादा बानियन ट्री नहीं होते, तो क्या आज हम एक बरगद को देख पाते। हम बरगद को देख पा रहे हैं, बानियन ट्री को देख पा रहे हैं, उसका एक ही आंसर है कि उसने सीड प्रोडक्शन किया, और सीड प्रोडक्शन के थ्रू एक बानियन ट्री के बहुत सारे बानियन ट्री हुए और हमने उनको नोटिस किया। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता बानियन ट्री और वो सिंगल रहता, तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम उसको नोटिस कर पाते, या हो सकता है कि वो पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाता या विलुप्त हो जाता। It is a large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? हमें कैसे पता लगेगा कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीशीज़ के हैं। वो तभी पता लगेगा जब हम उनको नोटिस करेंगे, और नोटिस हम उनको तब कर पाएंगे जब उनकी जो नंबर है, उनका जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, और जो नंबर परपेचुएट होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्शन ही होते हैं। Usually we say
Because they look similar to each other, thus reproducing organism create new individual that look very much like themselves. तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कैसे पता लगा कि दो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम स्पीशीज के हैं। तो हमें ये इस तरीके से पता लगा कि वो हो सकता है दोनों एक जैसे दिखते हों। तो एक जैसे दिखने के लिए भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। अब हमने बात तो की कि वो एक जैसे हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं, 100% अपने पेरेंट्स से मैच होते हैं या स्लाइटली डिफरेंट होते हैं? इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन सेम होती है। जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑल ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन सेपियंस स्पीशीज़, सारे ह्यूमंस इंक्लूड हो गए सेपियन में, होमोसेपियन में। तो सेपियन में क्यों इंक्लूड हुए? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल फीचर एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमारे में सब में एक नाक है, 2 कान है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सब में मैच होते हैं, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को लेकर एक स्पीशीज़ बना दी जाती है। इफ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। अब हमारी अगर बॉडी सेम है, एक्सटर्नल कैरेक्टर सेम है, इट मीन जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब हमारी जेनेटिक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं सेम है। Thus reproduction at its most basic level will involve making copy of blueprint of body design। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कॉपीज बनाई जाती हैं, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है बॉडी डिज़ाइन के लिए। In class 9th we learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA means deoxyribonucleic acid। अब यहाँ पे बात देखिए, सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझेंगे। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द क्रोमोजोम। 9th क्लास में जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्रोमोजोम्स के बारे में आपने पता किया था। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्लस उसके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए और प्रोटीन पाए जाने के कारण क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से लेकर उनके प्रोजेनी तक जाते हैं, उनके बच्चों में जाते हैं। और जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से उनके बच्चों में होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है इनहेरिटेंस। यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में हेल्पफुल होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। ये डीएनए जो है ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। किसके लिए इंफॉर्मेशन सोर्स है? फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए सोर्स है। अब थोड़ा सा हम आगे की हायर क्लासेस पे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है आरएनए में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन्स में। ये सभी के बॉडी के अंदर होने वाली जनरल प्रोसेस है। डीएनए से अगर डीएनए बने, डीएनए से वापस क्या बन जाए, डीएनए बन जाए, तो ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन, जिसको आप डीएनए कॉपी भी कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बने तो ये प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बने तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि इन केस बॉडी में डीएनए टू डीएनए बन रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगी रेप्लिकेशन, REPLICATION। रेप्लिकेशन इज आल्सो नोन एज द डीएनए कॉपी। रेप्लिकेशन को ही हम डीएनए की कॉपी बनना कहते हैं। देन इफ डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए देन दिस प्रोसेस नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए अगर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए। यानी इन्फॉर्मेशन किससे आई? डीएनए से। तो हम जनरली यही कहते हैं कि प्रोटीन्स बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी कौन करता है? डीएनए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? डीएनए में पाई जाती हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बदल जाए तो क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। अब कैसे बनते हैं? तो ये वेरिएशंस के आधार पर, अगर वेरिएशंस आ जाएंगी तो बनने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर बॉडी चेंजेस या बॉडी डिजाइन। अल्टर का मतलब डिफरेंट।
अगर प्रोटीन्स बदलते हैं तो बॉडी की डिज़ाइन भी क्या होगी, बदलेगी। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है रिप्रोडक्शन का वो है डीएनए की कॉपी बनाना। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल क्या करेगी, रिएक्शंस को यूज़ करेगी। अभी मैंने आपको नाम बताया था रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन की वजह से वो डीएनए की कॉपी बनाएगी। दिस क्रिएट 2 कॉपी ऑफ डीएनए, और इस तरीके से एक डीएनए से कितनी कॉपी बन जाएंगी, 2 कॉपीज। तो रेप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये मैं कहूँ कि एक डीएनए है तो पहले डीएनए के स्ट्रैंड्स ओपन होंगे और इनके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा। तो सिंगल डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए। तो इस तरीके से डीएनए क्या होता है, अपने अमाउंट को डबल करता है, डुप्लीकेट होता है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और जैसे ही डबल होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क। ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो पेरेंट में रह जाती है और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में चली जाती है, और वहाँ जाकर वो नॉन फंक्शनल रहती है बिकॉज द कॉपी पुश आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसीलिए डीएनए कॉपी इज अकम्पेनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपैरेटस। इसीलिए डीएनए की कॉपी के साथ साथ एक अतिरिक्त सेल अपैरेटस बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि डीएनए कॉपी सेपरेट होकर वहाँ पर अपना एडिशनल अपैरेटस बने और वहाँ पे इफेक्टिवली वो अपना काम कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 सेल्स में। जैसे कि अगर ये पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल का जो डीएनए है वो 2 डीएनए में डिवाइड होगा। तो 2 डीएनए में डिवाइड होगा तो इसके लिए सेल्स भी कितनी चाहिए, 2 चाहिए, और इस तरीके से एक सिंगल पेरेंट सेल कन्वर्ट हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में। These 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सिमिलर तो होती हैं, पर क्या वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं? सिमिलर का मतलब समान और आइडेंटिकल का मतलब एकदम हूबहू। तो वो हूबहू नहीं होती है। आंसर देखते हैं क्यों। द आंसर इज दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। बात इस पर डिपेंड करती है कि जो डीएनए कॉपी होनी थी वो कितनी एक्यूरेसी के साथ में हुई है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। कोई भी बॉडी के अंदर होने वाली जो प्रोसेसेस होती हैं उनके ऊपर हम बाहर से विश्वास नहीं कर सकते, रिलायबल वो नहीं होती है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन। इसीलिए साइंटिस्ट ये विश्वास करते हैं कि डीएनए कॉपी जब जब होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आएंगी। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। यही कारण है कि जो डीएनए कॉपी बनेंगी वो सिमिलर तो होंगी, समान तो होंगी, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हूबहू वैसी ही हो। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy can't work with the cellular apparatus it inherits. Drastic का मतलब विनाशकारी। कुछ जो वेरिएशंस आती हैं वो इतनी विनाशकारी होती हैं कि जो डीएनए कॉपी बनी वो नए अपैरेटस के साथ में काम ही नहीं कर पाती। सच ए न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस तरीके से जो नई सेल बनती है उसकी डेथ हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। दस द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो दूसरी वेरिएशंस आती हैं वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होती और वो अपैरेटस में जाकर वर्क करती हैं, और वर्क करने के कारण ऑर्गेनिज्म सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। और इस तरीके से ये जो टेंडेंसी है, ये प्रक्रिया है वेरिएशन आने की, इसी का कारण है कि कौन सी प्रोसेस होती है, एवोल्यूशन की प्रोसेस होती है। व्हाट इज द एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रिमिटिव स्पीशीज कन्वर्ट इनटू एडवांस स्पीशीज। जिसमें पुरानी स्पीशीज जो है वो एडवांस में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रोसेस कहलाती है एवोल्यूशन। एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसको कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे हमारा 9 चैप्टर, उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विल डिफाइन प्लेसेस और नीचेस
प्लेस, नीचेज, सेम सिमिलर वर्ड है। जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम निच कहते हैं या उसकी लोकेशन कहते हैं। इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अब हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की बेसिस के आधार पर इकोसिस्टम के अंदर अपना अपना निच बना रखा है, अपनी अपनी जगह बना रखी है रहने की। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। ध्यान रखिए, ये जो डीएनए की वेरिएशन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि मेंटेन ऑफ द बॉडी डिज़ाइन, मेंटेन बने रहें, बॉडी डिज़ाइन के फीचर्स बने रहें, इसी कारण वेरिएशन आना ज़रूरी है। दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निच, और वेरिएशंस आने के कारण वो अपने रहने की जगह का भरपूर उपयोग कर पाएगा। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो रिप्रोडक्शन किससे रिलेटेड होता है, स्टेबिलिटी से। जो स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगी, उतने ही नंबर बढ़ाएगी, और जो स्पीशीज़ कम स्टेबल होगी उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी कम होगी। हाउएवर निचेस कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Temperature on earth can go up or down, water level can vary, or there could be meteorite hits, to think of a few example। अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाए या उनको अपना निच छोड़ना पड़े। तो छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर अप डाउन होता हो, पानी का लेवल वेरी कर रहा हो, अलग अलग हो रहा हो, और हो सकता है वहाँ पे कोई उल्का पिंड का हिट हुआ हो, उल्का पिंड का कोई अटैक हुआ हो मीटेओराइट का। तो थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। तो ये एक फ्यू एग्जाम्पल हैं। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर शूटेड टू अ पर्टिकुलर niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out। wiped out का मतलब साफ होना। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल देखिए, कोई भी एक पॉपुलेशन है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि डायनासोर्स की स्पीशीज़ जो थी, जो जुरासिक पीरियड था, मेसोजोइक एरा था, उसके अंदर हमारी अर्थ के ऊपर वही पाए जाते थे। लेकिन अगर निचेस में कोई थोड़ा सा बदलाव हो जाए, जैसे कि टेम्परेचर अप डाउन हो जाए, या फिर पानी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा अप डाउन हो जाए, या फिर कोई मीटेओराइट हिट हो जाए, इस कारण से अगर उनके निच के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो वो पूरी की पूरी स्पीशीज़ वाइप्ड आउट हो जाएगी, मीन साफ हो जाएगी, जैसे कि डायनासोर्स इस पृथ्वी से हो गए। However, if some variations were to be present in a few individuals in these population, there would be some chance for them to survive। अगर उनके अंदर वेरिएशन आती है तो थोड़े बहुत चांस रहते हैं कि वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो वेरिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि ऑर्गेनिज्म क्या करे, सर्वाइव करे, उसकी लाइफ सर्वाइव करती रहे। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water, and if the water temperature were be to increase by global warming, most of these bacteria would die। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझाया है कि एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कौन से वाटर में रहता है, टेम्परेट वाटर में। टेम्परेट वाटर का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर डाउन है, कम है। और हो सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो जो टेम्परेचर था पानी का वो बढ़ गया, तो जितने बैक्टीरिया थे उनकी सबकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हीट के प्रति प्रतिरोधी हैं, गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हैं, वो जिंदा रहेंगे और अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आंसर के लिए, कि जो वेरिएशन है वो बहुत यूज़फुल होती है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए। ब्लू क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी के कारण ऑर्गेनिज्म सिमिलर लगते हैं बट आइडेंटिकल नहीं लगते। एक सेल से दो सेल बनने के लिए ज़रूरी है कि उनका डीएनए पहले क्या हो, कॉपी हो, और इस तरीके से वेरिएशंस आने के लिए भी डीएनए कॉपी इंपॉर्टेंट है और एवोल्यूशन होने के लिए भी डीएनए कॉपी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। अभी हमने लास्ट आंसर देखा कि वेरिएशंस जो है वो बहुत यूजफुल हैं सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए, ना कि सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए। अगर एक आदमी में वेरिएशन आ भी जाएंगी, जैसे मान लीजिए होमो सैपियन जो है 1 लाख ह्यूमन बींग्स हैं, 1 लाख ह्यूमन बींग्स में एक ह्यूमन बींग में अगर बदलाव आ भी गए तो भी स्पीशीज़ के ऊपर कोई खासा परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए अगर एवोल्यूशन होना है तो पूरे के पूरे जो 1 लाख ह्यूमन स्पीशीज़ हैं उन्हीं में वेरिएशन आना आवश्यक है। तो वेरिएशन स्पीशीज़ लेवल पर बेनिफिशियल होती है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर। नेक्स्ट हम मोड्स देखते हैं, तरीके देखते हैं। MODES मोड्स यानी टाइप्स या तरीके जिनसे कि रिप्रोडक्शन जो है सिंगल ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड मोल्ड ग्रोज इन सेकेंड। ये दो आपको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो इनके आगे की हम बात करते हैं। हैविंग डिस्कस द कंस्ट्रक्ट्स इन द वे
which reproductive process work. Let us now examine the different organism actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism. रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन पे। एक्टिविटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल में, जो 6 प्रैक्टिकल दे रखे हैं वही प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को जब लैबोरेटरीज ओपन हो तो आपको करना है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए कि सबसे पहला जो हम टाइप ले रहे हैं वो है फिशन, जिसके के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आप याद रखिए फिशन किस में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो कौन सा मेथड काम में आएगा, फिशन। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व। फिशन कई प्रकार से हो सकता है, बाइनरी फिशन हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। अगर एक पेरेंट 2 डॉटर में कन्वर्ट हो तो बाइनरी, और कई डॉटर में कन्वर्ट हो जाए तो मल्टीपल। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अंडरलाइन कीजिएगा, बाइनरी फिशन के 2 एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ये जो है 2 इक्वल हाफ में सेपरेट होते हैं सेल डिवीजन में। और ऐसा एग्जांपल आपको दिख रहा है अमीबा, और जो स्प्लिटिंग का प्लेन है वो इसके अंदर कैसा रहता है, इर्रेगुलर। तो याद रखिए अमीबा दिखा रही है, इसमें पेरेंट जो अमीबा है 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुई है, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी फिशन का एक एग्जांपल होता है अमीबा, बट याद रखिए कि अमीबा में भी कौन सा बाइनरी फिशन होता है, इर्रेगुलर, क्योंकि इसमें जो डिवीज़न का कट है वो फिक्स नहीं होता, कहीं से भी डिवीज़न की प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो प्लेन है वो कहलाएगा इर्रेगुलर। तो आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि अमीबा में बाइनरी फिशन कौन से प्रकार का होता है, इर्रेगुलर प्रकार का। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं लेशमानिया का। किसका एग्जांपल लिया, लेशमानिया, जो काला आजार डिजीज क्रिएट करता है। ह्यूमन के अंदर पैरासाइट है और काला आजार जो बीमारी है वो लेशमानिया के कारण ही होती है। डायग्राम में आपको लेशमानिया दिखा रखा है, विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला भी है। फ्लैजेला क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मूव करता है। एंड ऑफ द सेल इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन अकर्स अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू देयर बॉडी। अब ध्यान देखिए, इसमें जो बाइनरी फिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अप टू डाउन, सीधा। तो इसको हम साइंस में कहते हैं वर्टिकल या फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो लेशमानिया का जो बाइनरी फिशन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट इसी का एक एग्जांपल और है यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडिनल का दूसरा कौन सा एग्जांपल है, यूग्लिना। तो लेशमानिया और यूग्लिना में जो बाइनरी फिशन होंगे वो होंगे लॉन्गिट्यूडिनल। और पैरामीशियम जो बचा उसके अंदर होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। वापस याद रखिए, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर्स इन पैरामीशियम विच इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो देखिए, अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियल पैरासाइट। एक और है दूसरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट का साइंटिफिक नेम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है वो डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल्स में, किसके थ्रू, मल्टीपल फिशन के थ्रू। ये आपको मल्टीपल फिशन की दिखा रखी है, और इस मल्टीपल फिशन के थ्रू इनके ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इनके ऊपर ये यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इनकी प्रोटेक्शन करती है। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट ऑन स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज टाइम एक्टिविटी। अब यीस्ट में क्या होता है, बडिंग की प्रोसेस होती है। तो बडिंग की प्रोसेस होने के कारण यीस्ट क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बड के थ्रू करेगी। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब हम मल्टीसेलुलर पे आते हैं जिनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है, रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल। तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड भी कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया स्पायरोगायरा, ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा जो है वो सिंपली ब्रेक होती है, 2 पार्ट्स में टूटती है, और जितने पार्ट्स बनेंगे वो पार्ट्स आगे जाके नया
स्पायरोगायरा बना देती है, उसके फ्रेगमेंट्स नया स्पायरोगायरा बना देते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। यानी दूसरा जो स्टेप है रिप्रोडक्शन का वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया आपके लिए स्पायरोगायरा। ये होता कैसे है, थोड़ा सा हम इसका डायग्रामेटिकली वो देख लेते हैं। ये आपकी स्पायरोगायरा है कुछ इस तरीके से, फिलामेंटस अलगी होती है, ये इसके न्यूक्लियस हैं बीच बीच में इसके। मैं ये कहूँ कि ये 3 पार्ट में इसके फ्रेगमेंट टूट गए इस तरीके से, इसकी बॉडी 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गई, तो आगे जाके इसके तीनों फ्रेगमेंट्स 3 नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, 3 बड़े बड़े स्पायरोगायरा बना देंगे। तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, और ये दिखने को किस में मिलती है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गा में। नेक्स्ट, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये नहीं है कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन ही होगा। दे कांट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। हो सकता है कि वो सेल बाय सेल के थ्रू ना डिवाइड करें। द रीजन इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, स्पेशल सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। ये ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा इसलिए होगा कि हो सकता है कि उनके अंदर सेल्स नहीं हो, सेल्स ने मिलकर क्या बना लिए हों, टिश्यूज बना लिए हों, और टिश्यूज ने आपस में मिलकर क्या बना लिए हों, ऑर्गन्स, और इस तरीके से उनके अंदर एक बॉडी डिजाइन पैटर्न फिक्स हो चुका हो। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन बन चुके हैं वहाँ पे सेल बाय सेल डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसलिए वो ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स मेथड्स को अपनाते हैं। तो वो और कौन से मेथड्स होते हैं उनको हम देखेंगे आगे। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different special function। आपको पता है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। हर एक सेल अपना एक पर्टिकुलर क्या करती है, फंक्शन करती है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो यही बात है कि रिप्रोडक्शन भी पूरी की पूरी बॉडी नहीं करती, रिप्रोडक्शन भी कौन करेगी, एक स्पेशल सेल करेगी। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप? इफ द organism itself consists of many cell types, the answer is that we must a single cell type in organism that is capable of growing, proliferation and making other cell type under the right circumstance। तो अब क्या होगा कि जो सिंगल सेल्स थी उन्होंने तो क्या किया, सेल बाय सेल डिवीजन करके अपनी ग्रोथ की, और जो दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल बाय सेल ग्रोथ नहीं करते, उनको अपने लिए क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए वेरियस कॉम्प्लेक्स टाइप के मेथड्स चाहिए। तो उनमें कॉम्प्लेक्स मेथड तीसरा जो है असेक्सुअल का वो है रीजनरेशन। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म जो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो चुके हैं हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाएं, किससे, फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स से। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces। तो यदि एक ऑर्गेनिज्म को चाकू लेकर बहुत सारे पीसेज में काट दिया जाए, many of these pieces grow into separate individual। तो बहुत सारे पीसेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नए इंडिविजुअल में। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, रीजनरेशन के एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। कैन बी कट इनटू एनी अदर पीसेज। तो कितने भी नंबर में अगर इनके पीसेस कर दिए जाएं तो ईच पीसेस किस में कन्वर्ट होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन, यानी लॉस्ट पार्ट्स को क्या करना, गेन कर लेना। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं समय आने पर प्रोलिफरेट यानी लंबाई में वृद्धि करती हैं और नया नंबर बना लेती हैं सेल्स का। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। और जो ये मास बनता है सेल्स का, ग्रुप बनता है, उसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार के ऑर्गन और टिश्यूज बना लेती हैं। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। और ये जो मतलब ये चेंजेस हैं एक सीक्वेंस में होते हैं, रेफर टू एज डेवलपमेंट, उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस। हर ऑर्गेनिज्म को काटने से वो रिप्रोड्यूस करे जरूरी नहीं है। ऐसे प्रोसेस सिर्फ आपको 2 में ही मिलेगी, एक तो मिलेगी प्लेनेरिया में और एक मिलेगी आपको हाइड्रा में। तो प्लेनेरिया का एग्जांपल देखिए आपको दिखाया है, ये एक सिंपल प्लेनेरिया है, डुगेशिया। इसके 3 पार्ट्स हमने काटे, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन अलग अलग कर दिए इसके। तो इस तरीके से जब हमने किए तो हेड के पार्ट ने नीचे वाला पार्ट बनाया, बीच वाले ने ऊपर और नीचे का बनाया, और नीचे वाले ने ऊपर का बनाया, और एक प्लेनेरिया से ये देखिए आपके सामने 3 प्लेनेरिया बन गए। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द
रीजनरेशन विच इज नोन एज द प्लेनेरिया। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप हमारा टाइप है, मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग। तो बडिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सच एज द हाइड्रा एंड यीस्ट, बडिंग दो में होती है, एक तो हाइड्रा में और एक यीस्ट में। रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन, तो वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए रीजनरेटिव सेल्स को यूज़ करती हैं। और इन हाइड्रा बड डेवलप, हाइड्रा में बॉडी के ऊपर एक बड यानी एक गांठ डेवलप होती है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। और ये गांठ जो है, ये आउटग्रोथ जो है, ये सेल डिवीजन की बार बार होने के कारण बनती है एक विशेष जगह पे। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स, ये बर्ड्स जो हैं छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होती हैं और जब वो फुली मेच्योर होती हैं, डिटैच हो जाती हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती हैं एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखिए डायग्राम दिखा रखा है इसमें, ये एक हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा था, इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ गांठ बनी और धीरे धीरे इसने बड का रूप लिया और ये मच्योर एक छोटा बेबी हाइड्रा इसमें बन चुका है। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए बडिंग का। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है इसमें रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में जो ये होगा, तो नेचुरल तो ये होगा रूट के थ्रू या स्टेम के थ्रू या लीफ के थ्रू। रूट का एग्जांपल है आपके जो है डहलिया, स्टेम का है पोटैटो, जनरल में एग्जांपल्स बता रही हूँ, और लीफ का है ब्रायोफिल्म, जो भी हम आगे देखने वाले हैं ब्रायोफिल्म। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। आर्टिफिशियल क्या होता है, तो आर्टिफिशियल भी पहला होता है आपके लेयरिंग से, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग से, और तीसरा होता है आपके लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग। तो कटिंग का एग्जांपल जाएगा रोज, ग्राफ्टिंग में हो जाएगा मैंगो, और लेयरिंग में हो जाएगा स्ट्रॉबेरी या जैस्मिन। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हैं इनके वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के। Develop into new plant under appropriate condition, unlike in most animal, plant can induce the mode of reproduction। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये आपको एनिमल्स में नहीं, ओनली ऑन सिर्फ प्लांट्स में ही शो होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज एज मेथड सच एज द लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स। ये अभी हमने बात की, एग्जाम्पल्स आप नोट कीजिएगा कि शुगर केन और जो ग्रेप्स है, रोजेज है, उनके अंदर ये आर्टिफिशियल मेथड काम में ली जाते हैं एग्रीकल्चर पर्पज में। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पौधे उगाए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से, उनके अंदर फ्लावर और फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी आते हैं। ये इसका बेनिफिट लिखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन यू शुड राइट इट इन 1 मार्क। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज द बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। तो ये 4 नाम भी आप इनके इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दैट हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, तो ये भी इसका बेनिफिट है कि जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड बनता ही नहीं, उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वो एग्जांपल्स हैं आपके बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। एंड जेनेटिकली सिमिलर, और जो ये नए प्लांट्स बनेंगे प्रोपगेशन के थ्रू, वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स करेक्टर। और जो करेक्टर प्लांट्स के होंगे वही करेक्टर किसके हो जाएंगे, न्यू बॉर्न प्रोजेनी प्लांट्स के। ये आपको एक ब्रायोफाइलम लीफ दिखा रखी है और इसके नोचेज आपको दिखाई दे रहे होंगे इस लीफ के ऊपर, और ये नए बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो ब्रायोफाइलम है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है लीफ बर्ड्स के थ्रू। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस ऑन द नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ये नोचेज जो हैं, ये बर्ड जो हैं सॉइल में गिरती हैं, और जहाँ सॉइल में गिरती हैं वहीं नया ब्रायोफाइलम बना देती हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल। एक प्लांट लीजिए, उसका टिश्यू या सेल अलग कीजिए, और द सेल आर देन प्लेस इनटू आर्टिफिशियल मीडियम। उसको आर्टिफिशियल मीडियम में लेके जाइए फ्लास्क के अंदर लेबोरेटरी में, वेयर द डिवाइड रैपिडली, जहाँ पर वो डिवीजन करेंगे, स्मॉल ग्रुप बनाएंगे जिसको कहेंगे कैलस। क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कैलस।
नेक्स्ट द कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर मीडियम, फिर इसको दूसरे मीडियम में डालेंगे जिसमें हार्मोन होंगे ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के, तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे जिनको हम निकाल कर सॉइल में डालेंगे और वो मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होंगे। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट डिजीज फ्री कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है। अगर कोई प्लांट वायरस से प्रभावित है, डिजीज से प्रभावित है, तो उससे डिजीज फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए जो मेथड काम में आता है वो होता है टिश्यू कल्चर मेथड। दस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, जितने भी सजावटी पौधे हैं उनको डेवलप करने के लिए ये टिश्यू कल्चर मेथड अपनाया जाता है। हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं टिश्यू कल्चर कैसे होगा। देखिए ये क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट में हमने एक सेल या टिश्यू बाहर निकाला और लैब कंडीशंस में इसको एक फ्लास्क में डाल दिया। फ्लास्क में हमने पहले से ही साइटोकाइनिन जो हम पढ़ के आए हैं हार्मोन ऐड किया। साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ये सेल जो है बार बार डिवाइड हुई और यहाँ पर सेल्स का ग्रुप बन गया जिसको हमने कहा कैलस। देन एक अलग से फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क में इस कैलस को डाला और वहाँ पे हमने ऑक्सीन, जिब्रेलिन और सारे टाइप के जो हार्मोन्स थे वो ऐड किए, ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या बन गया, प्लांटलेट बन गया और उस प्लांटलेट को निकालकर हमने सॉइल में डाला और सॉइल में नए प्लांट्स डेवलप हो गए। इस तरीके से टिश्यू कल्चर मेथड होता है और टिश्यू कल्चर मेथड से ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं डेवलप करवाए जाते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स डेवलप करवाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट जो स्टेप है, लास्ट जो मोड है, लास्ट जो टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। उनके अंदर स्पेशल जो पार्ट है उनको आइडेंटिफाई किया है। उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके लिए हाइफी, HY, वापस से लिखते हैं इसकी स्पेलिंग को, HYPHAE, हाइफी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2। अब ये जो डबल रोटी है, ब्रेड है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे थ्रेड आपको दिखने को मिलेंगे जिनको हम हाइफी कहते हैं और ये डेवलप होते हैं ब्रेड मोल्ड के ऊपर जिसका साइंटिफिक नेम है आपके लिए राइजोपस। तो याद रखिए स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? फंगी में होता है, मोल्ड में होता है, उसका नाम है राइजोपस। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टिनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक, एक लकड़ी के ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कहते हैं स्पोरेंजियम, जिसमें कि जो सेल्स हैं, स्पोर्स हैं, वो पाए जाते हैं। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप बाय राइजोपस इन इंडिविजुअल। और फाइनली ये स्पोर्स ही आगे जाकर क्या करते हैं, राइजोपस को डेवलप कर देते हैं। एंड द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वाल, ये स्पोर्स जो है थिक वाल से कवर रहते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये वहाँ पर जाकर सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ पर जाते ही क्या हो जाएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ पर जाकर उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये राइजोपस के स्पोर्स हैं। तो आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था 8th चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने जो भी कमेंट हैं यूज़फुल हैं वो कमेंट्स, वो फीडबैक्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।